हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर्स से संबंधित है, जिसमें हम लोग 31 दिसंबर, 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बीपीएससी के पीटी और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिए। साथ ही डेली बेसिस पे हमारे द्वारा ये वीडियो लाए जाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस के माध्यम से ही किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी देती है, जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। नेक्स्ट है, 2017 से मनरेगा के तहत एपीबीएस का उपयोग किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से मनरेगा में एपीबीएस के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया। यदि किसी ग्राम पंचायत ने कोई तकनीकी समस्या या आधार से संबंधित परेशानी व्यक्त की है, तो सरकार मामलों के आधार पर छूट पर विचार कर सकती है। एपीबीएस की कार्यप्रणाली। एपीबीएस की कार्यप्रणाली कैसी है? एपीबीएस श्रमिक की 12 अंकों की विशिष्ट आधार संख्या का उसके वित्तीय पते, बैंक खाते का पता लगाना के रूप में उपयोग करती है। एपीबीएस के तहत भुगतान के लिए एक श्रमिक की आधार संबंधी जानकारी उनके जॉब कार्ड से जुड़ी होनी चाहिए। उनका आधार विवरण उनके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। श्रमिक के आधार को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनसीपीआई के डेटाबेस के साथ मैप किया जाना चाहिए। इस निर्णय का महत्व, फर्जी लाभार्थियों को बाहर कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे श्रमिकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। लाभार्थियों के बैंक खाते में परिवर्तन के कारण उनकी मजदूरी नहीं रुकेगी। नेक्स्ट है, मनरेगा को और दक्ष बनाने के लिए किए गए अन्य परिवर्तन। मनरेगा श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS ऐप लॉन्च किया गया है। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिक्योर लॉन्च की गई है, जिसे विशेष रूप से मनरेगा कार्यों का अनुमान तैयार करने तथा अनुमोदन हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत पूरे किए जा चुके सभी कार्यों की जियो टैगिंग के लिए जियो मनरेगा शुरू किया गया है। जियो मनरेगा एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जिसमें अंतरिक्ष आधारित तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति शुरू किया गया है। इसके अलावा मनरेगा को और अधिक दक्ष बनाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अटल पेंशन योजना आदि। नेक्स्ट टॉपिक है, इसरो ने एक्सरे पेलोरीमीटर सैटेलाइट और 10 अन्य पेलोड्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजा है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। एक्सपोसैट के बारे में देख लीजिए क्या क्या है। यह इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में प्रबल एक्सरे स्रोतों के पोलराइजेशन का अध्ययन करेगा। पोलराइजेशन तरंगों की एक विशेषता होती है
इसमें एक्सरे जैसी विद्युत चुंबकीय तरंगें भी शामिल होती है। पोलराइजेशन के तहत तरंग के दोलनों के एक निश्चित दिशा में उन्मुख होने का वर्णन किया जाता है। एक्सरे के मामले में जिस भी माध्यम से एक्सरे गुजरती है, पोलराइजेशन उस स्रोत एवं उस परिवेश के गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोसैट की कक्षा के बारे में। यह ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी की लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगी। यह 6 डिग्री के न्यूनतम झुकाव के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में अध्ययन करेगी। एक्सपोसैट पेलोड्स, इसके 2 पेलोड्स हैं। फर्स्ट है पोलिक्स, पोलेरीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्सरे और एक्सपेस्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। मिशन की उपयोग अवधि, इस मिशन के लगभग 5 वर्षों तक संचालित रहने की उम्मीद है। एक्सपोसैट मिशन के दौरान 10 अन्य पेलोड्स के उद्देश्य को पूरा करने के लिए PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 POEM-3 उपयोग भी किया गया है। इसरो के PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 3 POEM-3 प्रयोग के बारे में। PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरण उपयोग होने के बाद वापस समुद्र में गिर जाते हैं, जबकि अंतिम चरण PS4 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के बाद आमतौर पर अंतरिक्ष कचरे स्पेस जंक में बदल जाता है। POEM प्लेटफॉर्म की मदद से वैज्ञानिक कक्षा में ही वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। इसमें PS4 को प्रयोग हेतु स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाएगा। वास्तव में PS4 को एक वहनीय व बिना मानव वाला भारतीय स्पेस स्टेशन कहा जा सकता है। यह तीसरी बार है जब इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए POEM प्लेटफॉर्म उपयोग किया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। 16वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया गया है। सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग के अन्य सदस्यों के नामों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। वित्त आयोग के कार्यों के बारे में, केंद्र सरकार की कराधान शक्तियों तथा राज्यों के व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के बीच व्याप्त ऊर्ध्वाधर असंतुलन को समाप्त करना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए वित्त अंतरण में समानता लाना, ताकि सभी राज्य सार्वजनिक सेवाओं का एक मानक सेट प्रदान कर सके। आयोग निम्नलिखित पर सिफारिश करेगा। क्या चीज पर सिफारिश करेगा आयोग ये देख लीजिए। करों में हुई निबल आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा ऐसे आय का राज्यों के बीच आवंटन। सेकंड है संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्य के सहायता अनुदान और राजस्व को नियंत्रित करने के सिद्धांत। नेक्स्ट राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय। नेक्स्ट है आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में 2017 में किया गया था। आयोग 2020-21 और 21-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सिफारिश की थी। इसके सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल है। क्या है? ऊर्ध्वाधर अंतरण के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्षैतिज अंतरण के मानदंडों में आय का अंतर, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनसांख्यिकी संकेंद्रणों में प्रदर्शन, वन तथा पारिस्थितिकी तथा कर व राजकोषीय सुधार शामिल है।
नेक्स्ट, इसमें 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके सफल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित रखने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स की सहायता का विस्तार करते हुए 5 नए देश इसमें शामिल किए गए हैं। ब्रिक्स में कितने देश अब शामिल हो गए हैं? 5 नए देश। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक अनौपचारिक समूह है। नए सदस्यों के रूप में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल किए गए हैं। अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने के अपने निर्णय से पीछे हट गया है। यह भी याद रखिएगा कि इसमें कौन शामिल हुआ और कौन पीछे हट गया। इससे पहले ब्रिक्स का अंतिम विस्तार 2010 में हुआ था, जब दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ था। विस्तार का महत्व। इससे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास होगा और पश्चिमी देशों द्वारा स्थापित एक ध्रुवीयता को चुनौती मिलेगी। सेकंड है, विकासशील देशों के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग में बढ़ोतरी होगी। इससे भारत के ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण लीडर होने के दावे को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट, वैश्विक संस्थानों के पुनर्गठन के लिए सामूहिक आवाज उठाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, तेल उत्पादक देशों को शामिल करने से विश्व में तेल उत्पादन में ब्रिक्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां हैं? नंबर 1 है, सदस्य देशों के बीच वैश्विक दृष्टिकोण के संबंध में मतभेद। उदाहरण के लिए, भारत ब्रिक्स को गैर पश्चिमी समूह के रूप में देखता है, जबकि चीन इसे पश्चिमी विरोधी समूह मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिक्स के सदस्य देशों पर लगाए गए अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध आर्थिक बाधा पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य देशों के बीच आंतरिक विश्वास की कमी है। इसके अतिरिक्त विस्तार से संबंधित मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य समझ का अभाव है। नेक्स्ट है, IBSA, इब्सा में कौन कौन देश शामिल है? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे समूह के सदस्य भी ब्रिक्स के सदस्य हैं। इससे इन समूहों के उद्देश्य और हित आपस में टकराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBs के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री ने PSBs से धोखाधड़ी को रोकने से जुड़े उपायों और विलफुल डिफॉल्ट्स के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने धोखाधड़ी रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव दिया है। क्या क्या सुझाव दिया है? नंबर 1 है, फर्जी फोन कॉल की धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करना। नेक्स्ट है, फ्रॉड बैंक खातों की समय रहते पहचान करना और उनकी जांच करना। नेक्स्ट है, फ्रॉड घोषित किए जा चुके खाता धारकों से ऋण की वसूली के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना। और नेक्स्ट पॉइंट है, संभावित फ्रॉड खाता धारकों की पहचान के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों पर नजर रखना। विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर ऋण की किस्तें नहीं चुकाने वाले के बारे में वित्त मंत्री ने क्या कहा? PSBs की प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋण देने के मामले में जवाबदेही वाली पद्धति को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, ऋण देने के पहले समुचित छानबीन करनी चाहिए। अधिक राशि वाले ऋण खातों की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा डिफॉल्ट के मामले में त्वरित और संपूर्ण कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंकों में धोखाधड़ी और विलफुल डिफॉल्ट्स की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपाय। क्या क्या उपाय किए गए हैं? नंबर 1, बड़ी राशि वाले बैंक धोखाधड़ी के मामले में समय की पहचान, रिपोर्टिंग और जांच के लिए फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA की गहन नजर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री तैयार की है। यह बैंकों से धोखाधड़ी करने वालों का पता लगाने हेतु ऑनलाइन केंद्रीय डेटाबेस है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक अपराध
के भगोड़े से निपटने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटिंग मानकों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। और लास्ट पॉइंट है आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बिलफुल डिफॉल्टर्स की तस्वीरें जारी की जा सकती है। बिलफुल डिफॉल्टर में आमतौर पर निम्नलिखित मामले आते हैं। क्या क्या मामले आते हैं? पहला मामला आता है पर्याप्त नकदी कैश होने के बावजूद भी जानबूझकर ऋण की किस्तों या ब्याज का भुगतान न करना। सेकंड है लिए गए ऋण को किसी और उद्देश्य में लगाकर डिफॉल्ट करने वाली संस्था की वित्तीय स्थिति को खराब करना। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण लेने वाले द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन करना। नेक्स्ट पॉइंट जिन परिसंपत्तियों के लिए ऋण दिए गए हैं उन्हें नहीं खरीदा गया है या उन्हें बेच दिया गया है और उससे प्राप्त राशि दुरुपयोग किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण के उपयोग संबंधी रिकॉर्ड को गलत रूप में प्रस्तुत करना या रिकॉर्ड्स के बारे में झूठ बोलना। नेक्स्ट पॉइंट बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूतियों की बिक्री करना। नेक्स्ट टॉपिक है जापान के मध्य क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। सुनामी के बारे में दरअसल सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। इस तरह सुनामी का अर्थ बंदरगाह या समुद्री लहरें हार्बर वेव होता है। सुनामी को अक्सर ज्वारीय तरंग समझ लिया जाता है जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में सुनामी का दैनिक समुद्री ज्वार भाटे से कोई संबंध नहीं है। सुनामी जल के भीतर की हलचल से उत्पन्न होने वाली विशालकाय लहरों की एक श्रृंखला है। यह परिघटना आमतौर पर महासागर के नीतल से या महासागर के निकट आने वाले भूकंपों से घटित होती है। ज्वालामुखी उद्गार, जल के भीतर भूस्खलन एवं तटीय चट्टानों के गिरने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा महासागर में किसी बड़े क्षुद्र ग्रह के गिरने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। इनकी समुद्र नीतल की ऊर्ध्वाधर गति से उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में समुद्री जल का विस्थापन होता है। भूकंप के कारण उत्पन्न सुनामी। अधिकांश प्रबल भूकंप सबडक्शन जोन में आते हैं। इस जोन में एक महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे या अन्य युवा महासागरीय प्लेट के नीचे खिसक जाती है। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि सभी भूकंप सुनामी उत्पन्न नहीं करते। भूकंप के कारण सुनामी आने के लिए कुछ आवश्यक कारक निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि भूकंप प्रबल होना चाहिए, यानी रिक्टर पैमाने पर कम से कम 6.5 तीव्रता वाला भूकंप होना चाहिए। नेक्स्ट है भूकंप का अधिकेंद्र बहुत अधिक गहराई पर होनी चाहिए, अर्थात पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर के अंदर ही भूकंप का अधिकेंद्र होना चाहिए। भारत में सुनामी जोखिम प्रबंधन। भारत में सुनामी जोखिम प्रबंधन कैसे किया जाता है? नंबर 1 है हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS इनकोसिस। ये कहाँ पर है? इनकोइस हैदराबाद में है कि ने सुनामी के जोखिम को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की है। और सेकंड है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने सुनामी जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। 1988 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में इस समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है। यह समझौता 1991 में लागू हुआ था। इस समझौते में यह प्रावधान किया गया है कि दोनों देश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को इस समझौते के तहत शामिल किए जाने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को जानकारी प्रदान करेंगे।
इस वर्ष ऐसी 33वीं सूची का आदान प्रदान किया गया है। कौन सी सूची था इस बार? तो 33वीं सूची। पहली बार 1 जनवरी 1992 को इस तरह की सूची का आदान प्रदान किया गया था। तब से निरंतर इस सूची का आदान प्रदान किया जाता रहा है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस और राज्य गीत अधिसूचित किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहला बैसाख को राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जोल जल को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। इसको याद रखेंगे आप लोग। पोइला बैसाख बंगाली कैलेंडर वर्ष के बैसाख माह का पहला दिन है। इसे बंगला दिवस का नाम दिया गया है। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम में बंगाली समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। 2023 में यह 15 अप्रैल को मनाया गया था। बंगलार माटी बंगलार जोल गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको आप लोग याद रखेंगे। बंगलार माटी और बांग्लार जोल गीत के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट टॉपिक है नए पैकेजिंग नियम। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर अपने निर्माण की तारीख और यूनिट बिक्री मूल्य को मुद्रित करना अनिवार्य कर दिया है। ये नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो गए हैं। उदाहरण के लिए 2.5 किलोग्राम के गेहूं के आटे के पैकेट पर अब अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के साथ साथ प्रति किलोग्राम यूनिट बिक्री मूल्य भी अंकित होगा। इससे पहले कंपनियों के लिए पैकेज्ड वस्तुओं पर निर्माण की तारीख या आयात की तारीख या पैकेजिंग की तारीख मुद्रित करने का विकल्प उपलब्ध था। नेक्स्ट टॉपिक है तिब्बती थंगका पेंटिंग्स। यह चित्रकला राहुल संकलन का हिस्सा है। यह संकलन प्रसिद्ध विद्वान राहुल संकीर्त्यायन ने पटना संग्रहालय को अस्थायी उपहार के रूप में भेंट किया था। थंगका पेंटिंग्स एक प्राचीन तिब्बती बौद्ध कला है। इस शैली में बौद्ध धर्म के उपास्यों जैसे कि बोधिसत्व का चित्रण किया गया है। थंगका पेंटिंग्स का ज्ञान प्राप्ति के साधन, मृत्यु से संबंधित अनुष्ठान, ध्यान, बौद्ध धार्मिक समारोह आदि में उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कला लगभग 1000 साल पहले तिब्बत में विकसित हुई थी। इसका विकास भारतीय, नेपाली और चीनी परंपराओं के संगम के परिणामों स्वरूप हुआ था। इसको भी याद रखेंगे कि थंगका शैली जो है किसके सम्मिश्रण से बना है? तो भारतीय, नेपाली और चीनी, इन तीनों कलाओं का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है रिवर्स फ्लिप। कई स्टार्टअप्स रिवर्स फ्लिपिंग की प्रक्रिया अपना रहे हैं। रिवर्स फ्लिपिंग की विपरीत स्थिति को रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है। फ्लिपिंग एक भारतीय कंपनी या स्टार्टअप के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। और रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है? यह उन कंपनियों या स्टार्टअप्स के स्वामित्व को वापस भारत में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है जिसमें पूर्व में फ्लिपिंग प्रक्रिया अपनाई थी। ये फिर से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है। रिवर्स फ्लिपिंग के कारण क्या कारण है इसका? भारत की विशाल और बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना। नेक्स्ट, उद्यम पूंजी, वेंचर कैपिटल के गहन पूल तक पहुंच प्राप्त करना आदि। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में रिवर्स फ्लिपिंग की अवधारणा का उल्लेख किया गया था। इसके तहत इस प्रक्रिया में तेजी लाने के तरीके प्रस्तुत किए थे। इन तरीकों में शामिल है कॉर्पोरेट कानूनों और पूंजी के प्रवाह को सरल बनाना, कराधान को सरलीकरण करना आदि। नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
डीआरडीओ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। उत्पत्ति, यह रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका गठन 1958 में किया गया था। इसका विजन क्या है? अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को सशक्त बनाना। मिशन, महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से निम्नलिखित का विकास किया है। क्या क्या का विकास किया है स्वदेशी रूप से? अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली आकाश आदि। नेक्स्ट टॉपिक है दिव्यांगजनों पीडब्ल्यूडीज के लिए रेलवे को सुगम्य बनाना। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए रेलवे को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सुगम्य भारत अभियान के तहत जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है। ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के लिए में दिए गए सुझाव, क्या क्या सुझाव दिया गया है? रेलवे की वेबसाइट के उपयोग को सुगम बनाने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच और यूजर फ्रेंडली चित्रलेखों पिक्टोग्राम का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टिकट काउंटर की ऊंचाई कम रखी जानी चाहिए। काउंटर तक पहुंचने के लिए साइनेज बनाए जाने चाहिए तथा सुगम सहायता बूथों की स्थापना करनी चाहिए। इन बूथों पर दिव्यांगजन सहायकों को तैनात करना चाहिए। नेक्स्ट है एक समर्पित मोबाइल ऐप और वन क्लिक टेम्पलेट विकसित किए जाने चाहिए ताकि एक क्लिक करने पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य कर, हेल्थ टैक्स। लोक स्वास्थ्य से जुड़े शोधकर्ताओं ने कुछ वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अलावा 20% से 30% तक स्वास्थ्य कर लगाने की सिफारिश की है। वर्तमान में चीनी पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि चीनी की मिठास वाले पेय पदार्थों पर 28% जीएसटी तथा 12% अतिरिक्त उपकर लगता है। स्वास्थ्य कर लगाने की आवश्यकता क्यों है? भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट है एक औसत भारतीय प्रतिवर्ष WHO द्वारा अनुशंसित फ्री शुगर के उपभोग की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा से 5 गुना अधिक का सेवन करता है। फ्री शुगर मिठाई, केक, बिस्कुट, चॉकलेट और कुछ गैस मिश्रित पेय व जूस आदि में पाई जाती है। स्वास्थ्य कर लगाने का प्रभाव, इससे मोटापा, दांतों की सड़न, टाइप 2 मधुमेह के खतरे, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। योगदान, इनका योगदान क्या था? इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पाड की स्थापना की गई थी। इस संस्था को ही बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नाम दिया गया। इनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं, भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? अहमदाबाद। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। पुरस्कार और सम्मान, इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिला? 1974 में अंतरिक्ष खगोलीय संघ ने सी ऑफ सेरेनिटी में स्थित एक मून क्रेटर बेसल के नाम बदलकर साराभाई क्रेटर कर दिया था। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। मूल्य, वैज्ञानिक स्वभाव, दूरदर्शी समाज सेवा आदि। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
आज के लिए धन्यवाद।